नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी बाई श्याम सर पर बहुत बहुत स्वागत है। क्या आप बीए थर्ड ईयर यानी कि फाइनल ईयर में पढ़ रहे हैं? यदि आपके पास अर्थशास्त्र सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, तो हम इसका थर्ड पेपर कराने जा रहे हैं, जो कि हिंदी में आर्थिक विचारों का इतिहास के नाम से जाना जाता है। तो आप इस विषय से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंस यानी कि अति, लघु, दीर्घ, बहुविकल्पीय सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट करने जा रहे हैं। यह आपका पार्ट नंबर फर्स्ट होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो हम बीए थर्ड ईयर से संबंधित प्रत्येक सब्जेक्ट का वीडियो लाते रहते हैं, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और अपनी बेहतरीन तैयारी कर लीजिए। तो इस पेपर का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। वणिकवाद से आपका क्या आशय है? आप यहाँ से हमारे द्वारा पढ़ाए गए सभी क्वेश्चंस को यदि देखते हैं तो आप अपने पेपर में अच्छे मार्क्स तो लाएंगे, क्योंकि आप अच्छी तरह से लिख पाएंगे। आप केवल हमें सुन लें और उसी के माध्यम से आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। वणिकवाद से आपका क्या आशय है, आइए जान लेते हैं वणिकवाद से क्या आशय है। वणिकवाद उन आर्थिक विचारों की प्रणाली का नाम है जो 16वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी के मध्य तक यूरोप के विभिन्न देशों के मध्य प्रचलित थे। प्रोफेसर हेने के अनुसार वणिकवाद में उन आर्थिक विचारों का समावेश है जो यूरोप के राजनीतिज्ञों में 16वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पाए जाते थे। चूँकि वणिकवाद अनेक देशों में प्रचलित था, इन देशों की आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक परिस्थितियां भी भिन्न थीं और लेखक विद्वान विचारक न होकर राजनीतिक प्रबंधक व कुशल प्रशासक ही थे। अतः इनके विचारों में भिन्नता पाई जाती है। विचारों की भिन्नता के आधार पर ही वणिकवाद को अनेक नामों से पुकारा जाता है, जैसे कि काल्वर्टवाद, वाणिज्य पद्धति या प्रतिबंधक व्यवस्था अथवा प्रतिरोधक प्रणाली पद्धति, या फिर कैमरलवाद या फिर वणिकवाद आदि नाम से जाना जाता है। प्रोफेसर हेने ये भी बोलते हैं कि वणिकवाद को ही संज्ञा देते हैं, इस प्रणाली को वणिकवाद की ही संज्ञा देते हैं। उनके अनुसार इस प्रथम उत्तर मध्यकालीन युग के आर्थिक विचारों एवं तत्संबंधित नीतियों को वाणिज्य पद्धति, काल्वर्टवाद, प्रतिबंधक पद्धति, व्यापारिक पद्धति और वणिकवाद आदि विभिन्न नामों से पुकारा गया। चूँकि ये समस्त विचार पूर्णतः किसी पद्धति का निर्माण नहीं करते और यह विचार किसी एक व्यक्ति के भी नहीं है और ना ही किसी एक केंद्रीय आर्थिक विचार की ओर उन्मुख है, इसलिए इस विचार को वणिकवाद कहना अधिक युक्ति संगत होगा। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। यहाँ दिया गया है, वाणिज्यवादी व्यावहारिक व्यक्ति थे, ना कि अर्थशास्त्री। क्या आप इससे सहमत हैं? क्या आप इससे सहमत हैं? तो आइए किस तरह से आप सहमत हो सकते हैं, नहीं हो सकते, जान लेते हैं। वणिकवाद की अनेक आधारों पर कठोर आलोचना की गई, किंतु तत्कालीन परिस्थितियों व समस्याओं के संदर्भ में इन आलोचनाओं का कोई न्यायपूर्ण आधार नहीं है। वास्तव में उनके अधिकांश विचार उस समय की परिस्थितियों का परिणाम थे जिनमें वणिकवाद का विकास हुआ। अतः हमें उनका सही मूल्यांकन तत्कालीन परिस्थितियों एवं समस्याओं के संदर्भ में करना चाहिए। प्रोफेसर हेने के अनुसार वणिकवादियों के विचारों की आलोचना को बहुत अधिक सीमा तक ले जाया गया है। इन विचारों में निस्संदेह त्रुटियां तथा अस्वस्थ विकास के कीटाणु भी निहित हैं, किंतु फिर भी यदि उनका समय, स्थान तथा लोगों की भावनाओं के संबंध में अध्ययन किया जाए जैसा कि वास्तव में होना चाहिए, तो वे बेकार की बातों का समूह नहीं है। स्कॉट के अनुसार देखें तो जब वणिकवादी युग की परिस्थितियों का संदर्भ में उसका अध्ययन किया जाता है तो इस व्यवस्था में दोष निकालना यद्यपि असंभव तो नहीं किंतु कठिन अवश्य है। वास्तव में वणिकवाद अपने युग की परिस्थितियों का ही परिणाम था। वणिकवादी निश्चित रूप से ऐसे मूर्ख नहीं थे जैसा कि वे 19वीं शताब्दी के मध्यकाल में समझे जाते थे। वणिकवादी व्यावहारिक व्यक्ति थे। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। वणिकवाद के पतन के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। तो आइए जान लेते हैं। वणिकवादियों के पतन के लिए उत्तरदायी परिस्थितियां निम्नलिखित थीं। परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है। संसार में प्रत्येक विचार एवं वस्तु में परिवर्तन होता रहता है। आवश्यकताएं, मानवीय विचार, आर्थिक नीतियां सभी देश काल एवं परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन होता रहा है। वणिकवादी विचारधारा भी अपने काल एवं परिस्थितियों के अनुरूप ही विकसित हुई थी। 16वीं शताब्दी में वणिकवाद का उदय हुआ। 17वीं शताब्दी में यह विचारधारा अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई और 18वीं शताब्दी के मध्य में इसका पतन हो गया। वणिकवाद के पतन के लिए उत्तरदायी मुख्य परिस्थितियां निम्नलिखित थीं। नंबर 1, फ्रांस में काल्वर्ट की आर्थिक नीतियों की असफलता। 18वीं शताब्दी में आर्थिक व सामाजिक दशा अत्यधिक शोचनीय हो गई थी। प्रशासन की समस्त शक्तियां राजा के हाथ में थीं। आर्थिक क्रियाओं पर राज्य
का नियंत्रण हो गया था। राज्य के बड़े बड़े पदाधिकारी विलासिता का जीवन बिता रहे थे तथा तरह तरह के मनचाहे मनमाने कानून बनाए जा रहे थे। दूसरी तरफ कृषक व श्रमिक वर्ग की दशा अत्यधिक दयनीय हो गई थी। कर प्रणाली भी न्यायपूर्ण नहीं थी। बड़े बड़े पदाधिकारी व पादरी सर्वथा कर मुक्त थे। कर का समस्त भार कृषकों पर ही पड़ता था। इसके अतिरिक्त निर्यात बढ़ाने व उत्पादन लागत को कम करने के लिए श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी को दर को घटा दिया गया था, जिससे उनका जीवन स्तर बहुत गिर गया था। आय व धन के वितरण की विषमताएं बढ़ रही थीं। इस प्रकार उस समय की फ्रांस में अव्यवस्था अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। ऐसी दशा में वणिकवाद का विरोध किया जाना स्वाभाविक था। नंबर 2, निर्वादवादी सिद्धांत का उदय। ऐसे ही समय में फ्रांस में दार्शनिक विचारों का उदय हुआ। प्राकृतिक नियमों का पालन किया जाने लगा। व्यक्तिवाद व स्वतंत्रतावाद को सिद्धांत स्वीकार कर लिया गया और प्रतिबंधित व्यवस्था के स्थान पर आबंध नीति यानी लेजेस फेयर पॉलिसी को अधिक अच्छा समझा जाने लगा। मॉन्टेस्क्यू, वॉल्टेयर तथा रूसो ने वणिकवादियों को प्रतिबंधित नीतियों का विरोध करके निर्वादवादी विचारधारा का विकास किया, जो वणिकवाद के पतन का एक महत्वपूर्ण कारण थी। नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें वेल्थ ऑफ नेशंस का प्रकाशन। एडम स्मिथ ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस में वणिकवादी विचारधाराओं की कटु आलोचना की और मूल्यवान धातुओं सोना व चांदी की बजाय प्रकृति व श्रम पर अधिक बल दिया। उनका मत था कि देश में धनोत्पादन के लिए बहुमूल्य धातुओं की अपेक्षा श्रम एवं प्रकृति अधिक वास्तविक साधन है। विदेशी व्यापार की अपेक्षा कृषि अधिक महत्वपूर्ण है और राष्ट्रीय नीति का प्रमुख उद्देश्य अनुकूल व्यापार संतुलन की अपेक्षा जनसंख्या की वांछनीय पूर्ति तथा उन्हें वांछनीय वस्तुएं व सेवाएं उपलब्ध कराना होना चाहिए। इस प्रकार निर्वादवादी विचारों के विकास के साथ साथ धीरे धीरे वणिकवादी का पतन हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, वणिकवादियों द्वारा बहुमूल्य धातुओं व मुद्रा को अत्यधिक महत्व देने के क्या कारण थे? वणिकवादियों द्वारा बहुमूल्य धातुओं व मुद्रा को इतना अधिक महत्व देने के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। नंबर 1, विनिमय अर्थव्यवस्था के विकास के कारण मुद्रा का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था और मुद्रा के रूप में उस समय बहुमूल्य धातुओं को ही स्वीकार किया जा सकता था। वहीं नंबर 2 है, राज्य की आय के एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में कर का महत्व बढ़ता जा रहा था। करारोपण उसी समय संभव हो सकता था जबकि मुद्रा का उपयोग वस्तुओं के मूल्य मापक के रूप में किया जाए। नंबर 3, राज्य को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए राजाओं ने स्थायी सेना रखनी प्रारंभ कर दी थी। उन्हें वेतन देने के लिए मुद्रा की आवश्यकता बढ़ती जा रही थी। नंबर 4, युद्धों के स्वरूप प्रकृति में ऐसे परिवर्तन हुए जिसके कारण से वे पहले से ही अधिक व्यय साध्य हो गए थे। नंबर 5, मूल्यों की निरंतर वृद्धि ने सार्वजनिक व्यय में तीव्र गति से वृद्धि कर दी थी। वहीं आगे देख लेते हैं, 6 में दिया गया है, उस समय बैंकिंग प्रणाली का विकास नहीं हुआ था, अतः बचतों की सोने चांदी के रूप में ही रखा जा सकता था। नंबर 7, मुद्रा अधिक टिकाऊ होती थी। मुद्रा के मूल्य अपेक्षाकृत अधिक स्थिर रहते थे और मुद्रा को धन के रूप में आसानी से संग्रह किया जा सकता था। आगे दिया गया है 5 में, प्रकृतिवादियों के अनुसार शुद्ध उपज का क्या अर्थ है? शुद्ध उपज का क्या अर्थ होता है, आइए जान लेते हैं। प्रकृतिवादियों के अनुसार प्रत्येक वस्तु के उत्पाद में कुछ न कुछ लागत अवश्य लगती है, अर्थात संपत्ति का कुछ अंश नष्ट हो जाता है। नवीन संपत्ति के उत्पादन में इस लागत को घटाने पर जो शेष बचता है वही शुद्ध उपज है। प्रोफेसर जीट और रिस्ट के शब्दों में कहें तो आवश्यकताओं के प्रत्येक उत्पादन में कार्य में कुछ न कुछ संपत्ति की हानि अवश्य होती है। दूसरे शब्दों में नई संपत्ति के उत्पादन में धन का कुछ परिणाम नष्ट हो जाता है। यह परिमाण नई उत्पादित संपत्ति के परिमाण में से घटा देना चाहिए। यह अंतर संपत्ति में वृद्धि है जो कि प्रकृतिवादियों के समय से शुद्ध उत्पादन के नाम से जानी जाती है। इस प्रकार शुद्ध उपज उत्पादन का वह अतिरेक है जो केवल उत्पाद को प्राप्त होता है। प्रकृतिवादियों ने शुद्ध उपज के विचार को विशेष महत्व दिया है। नमूर के शब्दों में मानव जाति की समृद्धि अधिकतर शुद्ध उत्पत्ति से आबद्ध है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि प्रकृतिवादियों ने शुद्ध उपज की धारणा में उपयोगिता को महत्व प्रदान न करके केवल परिमाण को ही महत्व दिया है। किसी वस्तु को नष्ट अथवा उत्पादन करने की शक्ति केवल प्रकृति को ही प्राप्त है, अतः मनुष्य जो भी कार्य प्रकृति के सहयोग से करता है उसमें उसे शुद्ध उपज प्राप्त होती है और चूंकि
भूमि अथवा कृषि ही एक ऐसा क्षेत्र है जहां प्रकृति तथा मनुष्य मिलकर कार्य करते हैं, अतः केवल कृषि से ही शुद्ध उपज प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 6 में है, प्रकृतिवादियों के आर्थिक विचार क्या थे? तो नंबर 1 था, प्रकृतिवाद लेखकों ने आर्थिक विचारों को न्यायशास्त्र से पृथक करके तथा उसके विश्लेषण में वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करके अर्थशास्त्र को एक वैज्ञानिक आधार प्रदान किया। उनकी अध्ययन विधि वैज्ञानिक, तर्कपूर्ण तथा क्रमबद्ध है। नंबर 2, प्रत्येक सामाजिक परिवर्तन किसी न किसी नियम के अनुसार होता है। अर्थशास्त्रियों का कर्तव्य है कि वह उन नियमों की खोज करें। नंबर 3, उनके द्वारा दिया गया शुद्ध उपज का विचार अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण योगदान है। इसके द्वारा उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया था, कृषि में अतिरिक्त उत्पन्न होता है जिससे लगान द्वारा दिया जा सकता है। बा में दिया था, यह अतिरिक्त एक ही मात्र कोष है जिस पर कर लगाया जा सकता है। यह विचार आगे आने वाले विचारों का पूर्वगामी माना जा सकता है। नंबर 4, व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित में परस्पर अंतर विरोध नहीं पाया जाता है, अतः व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए। नंबर 5, प्रकृतिवादियों ने पूंजी को चल पूंजी, अचल पूंजी तथा प्रारंभिक पूंजी 3 वर्गों में विभाजित करके पूंजी की वास्तविक प्रकृति और महत्व की ओर संकेत किया है। पूंजी के महत्व के कारण ही ब्याज के औचित्य को सिद्ध किया गया है। पूंजी के इस वैज्ञानिक विश्लेषण ने पूंजी संबंधी विचारों को विचार विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। नंबर 6, प्रकृतिवादियों की एक कर प्रणाली का विचार अर्थ विज्ञान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण देन है। नंबर 7, यद्यपि उनके द्वारा प्रस्तुत उत्पादन संबंधी धारणा अधूरी एवं भ्रमात्मक है, तथापि यह निर्विवाद है कि उन्होंने अर्थशास्त्रियों के लिए आविष्कार का एक नया मार्ग प्रशस्त किया है। वहीं आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, प्रकृतिवाद एवं वणिकवाद की तुलना कीजिए। तो आइए जान लेते हैं प्रकृतिवाद और वणिकवाद में क्या है क्या नहीं है। समृद्धि का आधार, तो वणिकवादी में देखते हैं, वणिकवादी देश की समृद्धि व शक्ति का स्रोत सोने चांदी जैसे बहुमूल्य पदार्थों को मानते थे। उनका नारा था, अधिक सोना अधिक धन व अधिक शक्ति। वे सोने चांदी को ही धन मानते थे। वहीं प्रकृतिवादी जो थे, प्रकृतिवादी कृषि पदार्थ, देश के प्राकृतिक साधन व उत्पादन शक्ति को वास्तविक धन मानते थे, जिस पर देश का कल्याण व आर्थिक समृद्धि निर्भर करती है। नंबर 2, विदेशी व्यापार में प्रकृतिवादी और जो ये थे यानी कि वणिकवादी, इनके बारे में जानते हैं। वणिकवादियों के अनुसार व्यापार सबसे अधिक उत्पादन व्यवसाय था, अतः वे विदेशी व्यापार का विस्तार चाहते थे। थॉमस मन का स्पष्ट मत था, वे सब राष्ट्र जहां सोने और चांदी की खानें नहीं पाई जाती, विदेशी व्यापार के द्वारा सोना प्राप्त कर सकते हैं। प्रकृतिवादियों के अनुसार विदेशी व्यापार एक आवश्यक बुराई है जिसे न्यूनतम किया जाना चाहिए। वे व्यापार की अपेक्षा कृषि को अधिक महत्व देते हैं। नंबर 3, व्यापार की प्रकृति, वणिकवादी देश में केवल कच्चे माल का आयात करने और पक्के माल का निर्यात करने के पक्ष में थे। प्रकृतिवादियों का कहना था कि आवश्यक होने पर केवल वस्तुओं का आयात होना चाहिए। नंबर 4, व्यापार संतुलन, वणिकवादी अनुकूल व्यापार संतुलन के पक्ष में। प्रकृतिवादियों के अनुसार अनुकूल व्यापार संतुलन सदैव संभव नहीं हो सकता। और यहीं पे जो व्यापार संतुलन जो वणिकवादियों के द्वारा था, वणिकवादी अनुकूल व्यापार संतुलन के पक्ष में थे। इसके लिए वे निर्यात को अधिकतम और आयात को न्यूनतम करने का सुझाव देते थे। वहीं प्रकृतिवादियों के अनुसार अनुकूल व्यापार संतुलन सदैव संभव नहीं हो सकता था, अतः ये केवल संतुलित व्यापार संतुलन के समर्थक में थे। वहीं व्यापारिक नीति के बारे में भी जान लेते हैं। विदेशी व्यापार संतुलन को अपने पक्ष में बनाए रखने के लिए वे विभिन्न प्रकार के व्यापारिक एवं औद्योगिक प्रतिबंधों का समर्थन करते थे। इसलिए वे व्यक्तिगत स्वतंत्रता के विरोधी थे और आर्थिक क्रियाओं में राज्य हस्तक्षेप के समर्थक। प्रकृतिवादी द्वारा व्यापार को स्वतंत्र छोड़ देना चाहते हैं। इसका कारण यह था कि वे विदेशी व्यापार को अनुत्पादक समझते थे। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। थ्रू ब्लूवर के अनुसार उत्पादन के साधन बताइए। तो थ्रू वेलेवर के अनुसार उत्पादन के साधन क्या थे जान लेते हैं। थ्रू ब्लूवर ने उत्पादन के अनेक साधनों का उल्लेख किया है, जैसे भूमि, श्रम, पूंजी, समय, तकनीक आदि। उसने कहा, अपतनशील फसल योग्य मनुष्यों को समूह जिसका धन में ह्रास नहीं होता है, एक अर्थव्यवस्था के अंग है। आगे उसने कहा, उचित समय पर कार्य का क्रियान्वयन निश्चित ही वस्तुओं धन को बचाना है। कुछ ही असंभव नहीं, मगर अगर समय और तकनीक की सहायता के साथ काम किया जाए। अंततः उसने कहा, कोई भी जो उचित समय पर उचित तकनीक के साथ क्रियान्वित करता है वह विश्व को जीत सकता है। इससे हम
थ्रू वेलुवर द्वारा दिए जाने वाले उत्पादन के साधनों के महत्व के समझ सकते हैं। उसने पूंजी के निर्माण के महत्व पर भी बल दिया था। उसने बचत की आवश्यकता पर बल दिया, उसने कहा पूंजी के बगैर लाभ नहीं हो सकता। नंबर 9 है नौरोजी के भारत में निर्धनता संबंधी आर्थिक विचारों को समझाइए। तो आइए जान लेते हैं। भारत की निर्धनता के संबंध में नौरोजी के विचार इस प्रकार हैं। नौरोजी ने भारत की निर्धनता का विवेचन करते हुए लिखता है कि देश की आय बहुत कम है, आयात निर्यात का स्तर गिरा हुआ है, जनसाधारण का उपभोग का स्तर बहुत नीचा है, मृत्यु दर ऊंची है तथा देश के विभिन्न क्षेत्रों को समय समय पर अकालों का सामना करना पड़ता है। इस निर्धनता के लिए उन्होंने ब्रिटिश सरकार को उत्तरदायी ठहराते हुए लिखा है कि सारी संपत्ति इंग्लैंड को जा रही है तथा प्रशासन पर भारी व्यय किया जा रहा है। नौरोजी ने विदेशी सरकार का आरोप लगाते हुए कहा कि सन 1858 ईस्वी के बाद उसने युद्ध बाहर से लड़े हैं, उनके पीछे मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश हितों की रक्षा करना था, जबकि इनका समस्त वित्तीय भार भारत को वहन करना पड़ा। उन्होंने यह भी कहा कि अंग्रेजों द्वारा भारत में ब्रिटिश किया गया विनियोग वास्तव में भारत की पूंजी ही पूंजी है, भारत की ही पूंजी होती है, परंतु इसका समस्त लाभ अंग्रेज हड़प लेते हैं। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर लास्ट देख लेते हैं, लेकिन इससे पहले आपको बता दें यदि आपको हमारी वीडियोज काफ़ी हेल्पफुल लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि हमारे द्वारा बनाई प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और यदि आप इसके अन्य पार्ट्स भी देखना चाहते हैं इस वीडियो के या अन्य सब्जेक्ट के, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि लास्ट में दिया गया है नौरोजी के भारत की राष्ट्रीय आय संबंधी विचार क्या है। भारत की राष्ट्रीय आय के विषय में नौरोजी के विचार इस प्रकार हैं। भारत की राष्ट्रीय आय तथा उसमें विभिन्न वर्गों के हिस्सों का अनुमान लगाने वाला दादाभाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे। समकों के आधार पर उन्होंने 1867 से 70 के वर्षों में बम्बई प्रेसिडेंटी के प्रति व्यक्ति आय का 20 रुपये का अनुमान लगाया, जबकि उनका यह विचार था कि न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भारत में प्रति व्यक्ति 34 रुपये से कम नहीं होना चाहिए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय आय का बड़ा भाग धनी और मध्यम वर्गों को प्राप्त होता है तथा निर्धन वर्ग, जिसका प्रतिशत अधिक है, को इतनी कम आय प्राप्त होती है कि वह अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं कर पाता है। राष्ट्रीय आय और आर्थिक विकास का संबंध बताते हुए उन्होंने लिखा है कि किसी देश का आर्थिक विकास उत्पत्ति के उपलब्ध साधनों पर निर्भर होता है तथा इन साधनों को राष्ट्रीय आय द्वारा बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रीय आय की गणना करते समय उन्होंने तीनों बातों को ध्यान में रखने का सुझाव दिया। नंबर 1, देश की कुल वास्तविक भौतिक वार्षिक आय की मात्रा। नंबर 2, विभिन्न वर्गीय व्यक्तियों की न्यूनतम का साधारण आवश्यकताओं तथा नंबर 3, इन आवश्यकताओं के संदर्भ में राष्ट्रीय आय की तुलना। तो इस तरह से हमने टॉप 10 क्वेश्चंस को देख लिया है। यदि आप इनको ही पढ़कर चले जाते हैं तो आप बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट नंबर 2 में कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर कितने 20 तक। तो आइए हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।